हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाइवा फाइनेंशियल्स पे। और आज हम अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक्स जितने भी होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, वो सारे टॉपिक्स को जानेंगे। और फिर मेरे पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स मैंने होल्ड किए हैं वो सभी के फिर डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो, किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, ये सारे चीज़ों को आप समझना चाहते हो, तो फिर आप इस सीरीज़ को फॉलो करो। आप इस सीरीज़ के एंड तक बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे और अपने पोर्टफोलियो के लिए खुद स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे। आपको किसी के ऊपर ना डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस सीरीज़ का पहला जो वीडियो होने वाला है वो एक इंट्रोडक्शन होने वाला है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। और जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज़ बनाने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है धन। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सारे मेजर टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर कंपनी वैल्यूएशंस के डेटा मिल जाएगी, मार्केट कैप वगैरह, पी रेशियो, सब सभी चीज़ आप देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख सकते हो, फिर इसने कितना रिटर्न दिया इन्वेस्टमेंट पे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये सभी भी आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, किस सेक्टर का वो सब देख सकते हो। प्लस आप फाइनेंशियल्स भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया, इसको आप चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हो, कैश फ्लो आप डिटेल में चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डेटा स्विच करने का भी ऑप्शन मिलता है कि आप क्वार्टरली करना चाहते, क्वार्टरली देखना चाहते हो, ईयरली देखना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। प्लस कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम डिटेल में ये सारे डेटा पॉइंट्स को समझेंगे। अगर आप भी धन के ऊपर अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज और एएमसी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने वाला है। प्लस यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, फ्यूचर्स ट्रेडर हो, कमोडिटी ट्रेडर हो, तो वो सभी लोगों के लिए भी बहुत सारे एडवांस टूल्स है जो मार्केट में और दूसरे किसी कॉम्पिटिटर के पास वैसे टूल्स अवेलेबल नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम की कंपोनेंट समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के, कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं उसको हम समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस ना एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम ना स्टॉक्स को इवैल्यूएट करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, किस तरीके से चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ एनालाइज करते हैं, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, उनके मैनेजमेंट को देखते हैं, हम इंडस्ट्री के पोजीशन को देखते हैं। फिर दूसरे कुछ ना की फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर आप बोल सकते हो, उसको भी हम देखते हैं। फिर फ्यूचर में क्या उसका ग्रोथ होने वाला है, सेक्टर कैसा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, उसको उस सेक्टर का फ्यूचर है भी या नहीं है, वो सभी चीज़ को हम यहाँ पर अदर की फैक्टर्स में एनालाइज करते हैं। फिर देखो यहाँ पर जो बेसिक हमारा जो मोटिव रहता है ना, वो मोटिव रहता है कि हमको ना किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके फंडामेंटल्स को देखकर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, अब बहुत सारे लोग को ना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता होगा, तो चलिए पहले समझ लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आने वाली सीरीज़ में, मीन्स हम आने वाली वीडियोस में ये सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो भी मेजर यहाँ पर टर्म्स है ना उसको समझने में, और ताकि आपको ना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए। तो देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है ना कि जो भी स्टॉक का करंट मार्केट कैप है, ठीक है, जो उसका मार्केट कैप है वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो मान लो कि कोई कंपनी, उसकी करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, एक शेयर की प्राइस 100 रुपये, और उसका मार्केट जो कैप यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक, मार्केट कैप यहाँ पर निकल के आ रहा है 100 CR। ठीक है, तो मार्केट कैप तो यहाँ पर 100 CR हो गया मार्केट कैप, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमको ना एनालिसिस करने के बाद समझ में आ रही है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 CR ही है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, अभी जो ये कंपनी है ना, ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मतलब कि अभी ये 2 टाइम्स ज़्यादा इसकी वैल्यू यहाँ पर मार्केट पे अभी दिख रही है। तो हम इसको होल्ड करेंगे क्या, हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे क्या? कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आप ऐड करो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड, ये कभी भी करेक्ट हो सकता है, और करेक्ट होगा तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये डबल
अपने मिस ना इंट्रिंसिक वैल्यू से चल रहा है यहाँ पर इसका मार्केट कैप, तो वो ना बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें आ सकता है और हमें हमारे पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा डेंट दे सकता है ये। इसी के लिए हम यहाँ पर इसको होल्ड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट में कुछ करेक्शन आए, क्रैश आए मार्केट में। तो जब इसका मार्केट प्राइस नीचे आएगा ना, शेयर की वैल्यू जब कम आ जाएगी, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के आसपास रहेगी, तो फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या उससे नीचे भी जा सकते हैं, तो फिर हम इसको होल्ड करेंगे तो सेंस बनता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि कोई भी इन्वेस्टर है उसको ना एक ना समझ देता है, एक ना डीप अंडरस्टैंडिंग उसको देता है उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का। ठीक है, कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्या वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलरेडी मार्केट लीडर है और जितना उसको ग्रोथ करना है तो वो ऑलरेडी उतना ग्रोथ अचीव कर चुकी है, अब उसके के लिए मार्केट में ग्रोथ का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उस सेक्टर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें समझने में मदद होती है। फिर ना ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी, इंट्रिंसिक वैल्यू में मैंने समझाया था। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ द कंपनी में क्या होती है। अब चलिए अब हम समझ लेते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब देखो क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो मेजरली 4 की कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। पहला होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका इनकम स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है। इससे हमें समझना, ये सभी स्टेटमेंट्स को हम क्यों समझते हैं, इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है। देखो इससे ना हम कंपनी के रेवेन्यू को समझ सकते हैं, एक्सपेंस देख सकते हैं कि कहीं जितना मीन्स उसका रेवेन्यू है उसका मेजॉरिटी ऑफ द चंक वो एक्सपेंस में तो नहीं जा रहा है। फिर उसके एसेट्स को देखते हैं कि कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं भी कि नहीं है। उसके लाइबिलिटीज़ को देखते हैं कि उसके ऊपर कितना कर्जा है, क्या चीज़ है, वो लाइबिलिटी पे कर सकता है नहीं कर सकता अपने लाइफ टाइम में, क्या चीज़ है। तो वो सब हम यहाँ पर समझ में आता है। फिर हम कैश फ्लो को देखते हैं कि कैश फ्लो क्या चीज़ चल रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, नेगेटिव कैश फ्लो है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव कैश फ्लो हो तो फिर वो बहुत ही बुरी बात है। वो कुछ केसेस में हो सकता है कि नेगेटिव कैश फ्लो कभी कभार हो जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम समझते हैं, सभी चीज़ को एक साथ हम एनालाइज करते हैं तो कंप्लीट पिक्चर हमें समझ में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर देखो यहाँ पर हमें ना कुछ रेशियोज़ और मैट्रिक्स मिलते हैं। अब रेशियो क्या होता है, जैसे कि आपका अर्निंग पर शेयर होता है, ईपीएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिस होता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो होता है, और ऐसे बहुत सारे आपको डिफरेंट ना रेशियोज़ मिल जाएंगे, मैट्रिक्स मिल जाएंगे। तो इससे हमें ना कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है नहीं है, वैल्यूएशन उसकी क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, तो ये सभी चीज़ हमें एनालाइज करने में हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्री की एनालिसिस, कि जिस भी इंडस्ट्री की वो मीन्स वो कंपनी जिस भी सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है, ठीक है, जिस भी सेक्टर का वो कंपनी पार्ट है, तो उस सेक्टर में क्या चीज़ चल रहा है अभी। ठीक है, जैसे कि उसकी इंडस्ट्री या सेक्टर का ना ट्रेंड क्या है अभी। ठीक है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, उसके कंपटीशन में क्या क्या है। ठीक है, मार्केट कंडीशंस अभी क्या है। ठीक है, तो उससे हमें क्या समझ में आता है, तो उससे हमें समझ में आता है कंपनी की क्या पोजीशन है अपने इंडस्ट्री में। ठीक है, अपने सेक्टर में क्या उसकी पोजीशन चल रही है। ठीक है, वो मार्केट लीडर है या फिर ना बहुत ही ज़्यादा पीछे, बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है ना, अपने सेक्टर की। तो ये सभी चीज़ों को समझने में हमें इंडस्ट्री एनालिसिस हेल्प आउट करती है। फिर हमें ना पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि वो सेक्टर में आगे क्या होने वाला है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि कोई कंपनी है वो सिर्फ डीजल कार बना रही है या पेट्रोल की कार बना रही है, तो क्या वो आगे जाके सस्टेन करेगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अभी ईवी का दौर आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे सभी चीज़ इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी कार। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो बहुत ही कम होने वाली है आगे इस आने वाले समय में। तो जो कंपनी पेट्रोल और डीजल पे काम करेंगी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे वो कंपनी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर वो ईवी की तरफ अपना मीन्स रुख नहीं करती हैं तो इंडस्ट्री एनालिसिस से हमें ये सभी चीज़ समझ में आती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट अब हमारा होता है, देखो मान लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही है, रेशियो भी हमें सही मीन्स दिशा दे रहे हैं, इंडस्ट्री भी सही है, जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है वो इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छी है। पर सबसे जो मेन बात होता है ना, वो होता है आपका मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन करना। ठीक है, अब मान लो कि उस कंपनी का कोई सीईओ है, ठीक है ना, सीएफओ है, या कोई भी उसमें कोई बड़े पोस्ट पे वो है जिसके डिसीजन पे ना कंपनी का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर वही कुछ घपला कर दे या गलत डिसीजन ले ले, ठीक है,
तो ना वो कंपनी का फाइनेंशियल्स कितना भी अच्छा वहाँ पर हो रहा हो, ठीक है, वो कंपनी आगे मिस आने वाले समय में फेल हो जाएगी, ठीक है। इसी के लिए ना जो मैनेजमेंट का काम रहता है वो हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है कंपनी के सक्सेस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो भी एग्जीक्यूटिव हैं उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि सीईओ कोई कंपनी का या कोई बड़े पोस्ट पे कोई भी इंसान है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो पहले कहीं काम अगर किया तो कहाँ काम किया, वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस उसका था, वहाँ पर से मीन्स ना वो अपनी कंपनी चेंज क्यों किया, उसने वहाँ पर कोई घपला तो नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि किसी ना फ्रॉड या फिर ना कुछ इस टाइप का चीज़ होता है, और तो वहाँ पर से किसी मीन्स एम्प्लॉय को अगर वहाँ से निकाला गया और यहाँ पर आके वो बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ना वो यहाँ पर भी घपला करेगा, ठीक है। फिर ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें देखना रहता है, ठीक है। फिर ना उसकी क्या क्या स्ट्रेटजिक डिसीजन उन लोग मिस ले रहे हैं, ठीक है, क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं उन लोग कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो वो सभी चीज़ यहाँ पर हमें मैनेजमेंट इवोल्यूशन में समझ में आता है, ठीक है। उससे हमें समझ में आता है कि जो मिस मैनेजमेंट है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, कितना ज़्यादा अपने डिसीजन से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आता है। अब देखो, यहाँ पर हमें समझना है ना कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्या बेनिफिट है, हमें क्यों फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। अब देखो, एक चीज़ को ना सबसे पहले आप समझ लेना, कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है, तो ना एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वो सारे बुक्स ना यूएस मार्केट के ऊपर लिखे गए हैं, उनको देखकर मिस बनाया गया हो, ठीक है, जो भी टॉपिक से डिज़ाइन किए हो सभी चीज़। और इंडियन मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट चलता है एज़ कम्पेयर टू यूएस और यूरोपियन मार्केट, ठीक है। फंडामेंटल्स के तौर पे टेक्निकल्स तो लगभग सेम रहते हैं सभी जगह, क्योंकि कैंडल सेम है, ठीक है, तो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन फंडामेंटल्स में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना मैक्सिमम कंपनी ओवर वैल्यूड ही रहती है। आपको मार्केट में जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है ना, करेक्शन आता है, उस समय आप होल्ड कर लो। मिस ना मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखोगे जब ना करेक्शन भी आता है ना, तब भी वो ओवर वैल्यूड ही रहेंगी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ जो आपके ब्लू चिप कंपनीज है वो ओवर वैल्यूड ही हमेशा रहने वाली हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर इंडिया में रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारा जो मेन मोटिव है वो होना चाहिए, कोई भी कंपनी है ना, सबसे पहले देखना कि वो अंडर वैल्यूड हो, ठीक है। अगर अंडर वैल्यूड कंपनी मिल गई तो बहुत ही अच्छी है, ठीक। उसका ना ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी। तो फिर इसके जो भी उसका परफॉर्मेंस है, जितने भी वो प्रॉफिट अर्न करेगी, वो उसके शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट होंगी और हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, हमारा कैपिटल अप्रिशिएट होगा। फिर देखो, जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसमें रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें एक साल वो ना 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है, अगले साल वो 20 करोड़ रुपए कमा रही है, फिर उसका अगले साल 500 करोड़ कमा रही है, अगले साल फिर 2 करोड़ रुपए कमा रही है। ऐसा मीन्स ना देखो, ये प्रॉफिटेबल कंपनी तो है, लेकिन अगर इस टाइप का परफॉर्मेंस अगर वो दिखा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ना उस कंपनी में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप अगर कांस्टेंट ग्रोथ अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है कि इस साल 100 करोड़ कमाई, अगले साल बहुत ज़्यादा नहीं तो चलो 105 करोड़ भी कमा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके अगले साल 110 करोड़ कमा रही है। अब जैसे कोविड जैसा सीन आ गया, कोविड जैसा सीन में सभी कंपनीज गिर जाती हैं, करेक्ट होती हैं, ठीक है, काम बंद हो जाता है, ये सब ऐसा, ठीक है। तो उस समय अगर लॉस हो रहा है तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर ना सभी चीज़ अच्छा चल रहा है, सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उस सेक्टर की कोई कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करी, वो लॉस करे, तो फिर आपको वहाँ पर बच के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पर ना आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो ना जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के जितने भी की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो सभी को कंबाइन करके अगर हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हम बहुत ही अच्छी कंपनी को खोज सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और धन पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने ना 2-3 महीने पहले कुछ कंपनीज को होल्ड किया था, ठीक, जो मेरा मेन पोर्टफोलियो सेम टू सेम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा क्या सीन चल रहा है। तो देखो, यहाँ पर आप देखो कि 17% का ओवरऑल प्रॉफिट अभी चल रहा है, ठीक है। मार्केट में कुछ कुछ शेयर्स हैं जो थोड़े से करेक्ट अभी हुए हैं, जैसे देखो एजीआई ग्रीन पैक है, ये 85% मिसो चल रहा है, 30% चल रहा है, ये 1.87% अभी अभी ये प्रॉफिट में है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये सब 27% का है, ये 1-1% का मिस मैंने इसको ये सबको अभी अभी होल्ड किया, ठीक। ओ एन जी सी इसको देखो 10% है, 34% है। आर ई सी को देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ग्रोथ मेरे को मिल रहा है टाइम पीरियड को देखकर, ठीक है। 3-4 महीने पहले मैंने ये सभी कंपनीज को होल्ड किया। तो आप भी इससे ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो अगर आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स को पिक करते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर मिस ना आप स्मॉल कैप पे ही सिर्फ
काम करोगे तो स्मॉल कैप ही सिर्फ आपका पैसा बना के देगा। ब्लू चिप पे भी आप काम करोगे तो ब्लू चिप भी अगर आप ना सही टाइम पे उस पर इन्वेस्ट करोगे ना तो वो भी बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होता है और आने वाले जो वीडियोज़ हैं ना उस पर हम ना बहुत ही डीप में डिस्कस करने वाले हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन सिर्फ वीडियो था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और कुछ भी डाउट रहता है या कुछ भी आपको सजेशन देना, ठीक है, या फंडामेंटल एनालिसिस या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा ज़रूर। ठीक है, तो अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।